नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। 11 के विज्ञान संकाय के सभी बच्चों का आज की इस कक्षा में स्वागत है। मैं जिन्नी सक्सेना, व्याख्याता, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पड़रिया काची। आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के एकक 12 कार्बनिक रसायन उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने के तरीके हैं, जैसे अणुसूत्र के रूप में, बंधों को स्पष्ट करते हुए युक्ति सूत्र के रूप में या बंध रेखाओं के रूप में। पहला भाग है अणुसूत्र के रूप में। कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न तत्वों का मात्रात्मक आकलन करने के पश्चात उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाता है। फिर अणुभार ज्ञात कर यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात हो जाता है, जैसे एथेन C2H6, एथेनॉल C2H7O, ग्लूकोज C6H12O6। बच्चों, आज हम जिन भी विधाओं का अध्ययन करेंगे उन्हें आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि पुस्तक में ये सभी कुछ दिया हुआ है, परंतु जिस क्रम में हम इनको अभी आप पढ़ेंगे ये क्रम पुस्तक में आपको या तो ढूंढना पड़ेगा या उसको वहां आप, यदि आपके पास पुस्तक साथ में रख रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। तो अब हम दूसरे तरीके के बारे में जानेंगे, वो है संरचना सूत्र, या इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। अणु का संरचनात्मक सूत्र उनके अलग अलग परमाणुओं के जुड़ने को दर्शाता है। इसे लुईस संरचना द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। लुईस संरचना के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए अब अपन जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में लुईस संरचना का हम किस प्रकार से प्रयोग करके हमारे जो कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र हैं उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी अणु के आबंधों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने की सरलतम विधि है। इसमें एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड दर्शाने के लिए एक लघु रेखा का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि बीच में आप ये देख रहे हैं, जैसे कि रेड लाइन में, कि हमने इस एक रेखा के द्वारा जब हम 2 परमाणु लिखते हैं उनके बीच में हम इस प्रकार की रेखा को लगाते हैं या खींचते हैं, तो वो हमारे एकल बंध या सिंगल बॉन्ड को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार द्विबंध, डबल बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो 2 लघु रेखा जैसे इस प्रकार से बनी हुई है इनके द्वारा, तथा त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड को 3 लघु रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित विषम परमाणुओं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को 2 बिंदुओं, जैसे कि हमने लुईस संरचना में पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि बिंदुओं द्वारा हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी कार्बनिक यौगिकों में जब विषम परमाणु होते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनको हम इस प्रकार बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एथेन है। एथेन क्योंकि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमने ये सिंगल एक लाइन, लघु लाइन के द्वारा जितने भी हमारे बंध हैं उनको प्रदर्शित करा हुआ है। दूसरा एथीन, जिसमें ये देखिए डबल बॉन्ड है। एथाइन, जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैथेनॉल, मैथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल समूह का प्रथम सदस्य है। इसमें हमने क्या किया है कि इसको हम जब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं तो अधिकतर आपने अपनी पुस्तकों में इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा, पर जब हम लुईस संरचना के आधार पर इसको लिखते हैं तो ऑक्सीजन के जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनको हम इस प्रकार से बिंदु के रूप में लिखते हैं। अब
तीसरा प्रकार से संक्षिप्त रूप या युक्ति सूत्र, इनको हम कंडेंस्ड फॉर्मूला भी कहते हैं। लंबे सूत्र को साधारण रूप से संभावित छोटा करके दर्शाया जाता है। अब जैसे यदि हम इस ऑक्सीजन को लीनियर उसमें लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यह है प्रोपेनॉन और यह है आइसोब्यूटीन। ब्यूटीन जो ईन लगा होता है, जो हमारे डबल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके साथ। इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 ये 4 कार्बन परमाणु हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, ब्यूटीन। तो इस प्रकार से इनको लिख करके हम छोटा कर देते हैं, इसको बोलते हैं संक्षिप्त सूत्र या युक्ति सूत्र। आगे देखते हैं चौथा प्रकार क्या होता है। चौथे प्रकार में हम इनको बंध रेखीय संकेतन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, युक्ति सूत्र को या अधिक सरल करने के लिए एक रेखीय संकेतक किया जाता है। इसमें कार्बन तथा उसके साथ जुड़े हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता है, केवल क्रियात्मक समूह को के ही संकेत को लिखते हैं। जैसे ये इस प्रकार से लिखा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ वाली जो ये कार्बन है ये इधर भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ी है, इधर भी एक कार्बन परमाणु से जुड़ी है, इधर ये एक कार्बन परमाणु और उसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जिसमें CH2 या CH इंटरेक्शन या अंतःक्रिया हो सकती है, इस प्रकार होता है। जबकि इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, मतलब जो आखिरी बिंदु होते हैं दोनों तरफ के, वो समूह कौन से होते हैं, CH3 वाले होते हैं। आइए अब हम कुछ इस प्रकार के जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है या बंध रेखीय संकेतक हैं उनको देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आइसोब्यूटेन, उसको जब हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये हमको ये संकेत करेगा कि ये हमने आइसोब्यूटेन को लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है 3 मिथाइल पेंटेन, ये देखिए इस प्रकार से है, इसको हमने यहाँ जो नोटेशन में लिखा है जब, तो इस प्रकार से द्विबंध को इस तरह से, त्रिबंध वाले यौगिकों को इस तरह से लिखा जाता है। और जब हमारे पास कोई व्युत्पन्न होता है तो हम उनको इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें हमने हाइड्रोजन और जो कार्बन है उनके परमाणुओं को नहीं लिखा, वो हमारे लिए अंडरस्टूड होते हैं कि वो इन बॉन्ड लाइन नोटेशन में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ये कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हैं। और जो साइक्लिक हैं उनको हम साइक्लोहेक्सेन जब है इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। अब पांचवें प्रकार के प्रदर्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से अणुसूत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। वो है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम प्रदर्शन, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अधिकांश यौगिक त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय चित्रांकन सरल नहीं है, इसलिए हम रचनाओं को द्विविम में लिखते हैं। उदाहरण में जैसे मीथेन को हम इस प्रकार से द्विविम में लिखते हैं, जबकि हमें त्रिविम में लिखना होता है तो हम ये पहला तल होता है, तल पर स्थित ये प्रेक्षक की ओर बंध है, और ये प्रेक्षक से मतलब हमसे जो पीछे वाला बंध है वो ये होता है, और इस प्रकार से हम त्रिविम जो सूत्र हैं उनको लिखते हैं। जब हमको त्रिविम उसमें चित्रांकन करना होता है, अधिकांशतः जितने भी सूत्र हैं तो उनको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो डॉट ऐसी लाइन्स है इसका मतलब होता है कि जो बंध प्रेषक की ओर है, पास में है, और ये प्रेषक से दूर होता है। अब छठा प्रकार है परछाई सूत्र, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसा चित्रण है जो अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की त्रिविम में स्थिति को पूर्णतः वर्णित करता है। त्रिविम सूत्र या 3D संरचना या परछाई सूत्र कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहार्स प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन की इसका हम यदि प्रतिरूप दर्पण में देखें तो हमको बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही इसके दूसरी तरफ दिखाई देता है। न्यूमैन में ये है यौगिक पूरा, जिसको कि हम इस प्रकार से जब लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। सोहार्स में जिसमें कि हम सामान्यतः यौगिक को जिस प्रकार से लिखते हैं। 7वां प्रकार है आणविक मॉडल। अभी अपने
अपनी पुस्तकों में या आप कभी कोई वीडियो देखते हो उसमें आपने बहुत से प्रकार से इन कार्बनिक यौगिकों को देखा होगा। तो इस प्रकार से जब हम इनको लिखते हैं तो ये जो जटिल त्रिविम संरचना होती है उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आणविक मॉडल में किसी भी जटिल त्रिविमीय संरचना को आणविक मॉडल की सहायता से समझा जा सकता है। ये लकड़ी, प्लास्टिक या धातु के बने होते हैं। सामान्यतः ये तीन प्रकार के आणविक मॉडल उपयोग में किए जाते हैं। ये है, पहला है फ्रेमवर्क मॉडल। इसमें परमाणु खुद दिखाई नहीं देते परंतु सिर्फ अणु के रूप में परमाणुओं से बंधे बंध दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जो संरचना होती है कि जिसमें कि हमें परमाणु नहीं दिखाई दे रहे हैं परंतु उनके बंधों द्वारा वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं ये दिखाई देता है। ऐसे मॉडल का उपयोग बंध के नमूने के बारे में अध्ययन करते हैं परंतु इसमें आकार का ध्यान नहीं देते हैं कि उस परमाणु का या उस परमाणु से बने हुए अणु का आकार कितना बड़ा है, कैसा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा प्रकार का है बॉल तथा स्टिक मॉडल। बॉल तथा स्टिक मॉडल ये संरचना आपने बहुत बार देखी होगी। इसमें परमाणु व बंध दोनों दिखाई देते हैं। जो ये गोल संरचना है ये परमाणु को प्रदर्शित करती है और ये इस प्रकार की जो लाइन्स की संरचना होती है ये बंध दोनों को प्रदर्शित करती है। और ये जो बॉल और ये लाइन्स होती हैं इसमें क्या होता है, जैसे ये बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है अलग रंग का है और ये अलग रंग का, तो ये कार्बन परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है और ये उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ये कार्बन परमाणु में इस प्रकार से त्रिविम में ये चार जो बंध है वो होते हैं जिनमें कि ये हाइड्रोजन परमाणु के जो गोले हैं उनको फिट करके इस प्रकार की संरचना बनाई जाती है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये या तो लकड़ी के बने होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं या धातुओं के बने होते हैं। और इसमें जब हमें यहाँ ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है परंतु जब हमें असंतृप्त यौगिकों जिनमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या द्विबंध है तथा त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें इस स्टिक की जगह पर हम स्प्रिंग का उपयोग करते हैं और उनके द्वारा बंधों को दर्शाया जाता है। आजकल क्या है जो प्लास्टिक के आ रहे हैं उसमें हम बड़े पाइप का उपयोग करते हैं और इसमें एक के स्थान पर हम दो पाइप छोटे छोटे स्ट्रॉ जैसे होते हैं जो आपने देखा होगा वो जिनसे कि हम पीते हैं ये अपने सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उन पाइप को दो लगा करके इस प्रकार से इनके एक के स्थान पर दो बंध बना करके प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा प्रकार है स्पेस फिलिंग मॉडल। इसमें बंध नहीं दिखाई देते हैं परंतु प्रत्येक परमाणु में संबंधित आकार पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि उस परमाणु का आकार किस प्रकार का है, वो किस प्रकार अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, जो उसके वॉन डेर वाल्स त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो उसका आकार है हर परमाणु अणु का आकार जो है उनकी वॉन डेर वाल्स त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इसलिए क्या होता है कि इस प्रकार के मॉडल में जिसमें कि क्या होता है बॉन्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनमें हमने क्या होता है जो गोले होते हैं उनमें ग्रूव या खांचे बने होते हैं जिन खांचों में हम जो दूसरे तत्व के परमाणु हैं उनको फिट करते हैं और इस प्रकार का मॉडल बनाते हैं। अर्थात ये मॉडल अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि स्पेस फिलिंग मॉडल बना करके जो कार्बनिक यौगिक है उनको प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है वर्गीकरण कि अब हम कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार वर्गीकृत करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति में लगभग पिछली बार हमने ये जाना था कि 30 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं। तो अब इन कार्बनिक यौगिकों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, आइए पहले इसका एक चार्ट देखते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। इनको हम पहले दो भागों में बांटते हैं, एसाइक्लिक या ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड, मतलब अचक्रीय खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक यौगिक, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं प्रोपेन। दूसरे प्रकार के होते हैं साइक्लिक
कंपाउंड या चक्रीय यौगिक, जिनमें कि क्या होता है कि एक चक्र होता है कार्बन परमाणुओं से बना हुआ, जिसमें कि हर कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन या दूसरे तत्वों के परमाणु जुड़े होते हैं जो यौगिक बनाने का कार्य करते हैं। अब साइक्लिक या चक्रीय जो यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक मतलब समचक्रीय या हेटेरोसाइक्लिक मीन्स विषम चक्रीय यौगिक। तो दो प्रकार के हुए, होमोसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक, हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। अब इनमें से जो समचक्रीय कंपाउंड हैं या यौगिक हैं वो पुनः दो प्रकार के होते हैं। इसमें होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक। ये क्या होता है, इसमें तीन कार्बन परमाणु आपस में सर्किल बनाते हैं या एक चक्र बनाते हैं और इस प्रकार से उनकी संरचना होती है। दूसरे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिनको कि हम एरोमेटिक यौगिक ही कहते हैं। आपकी पुस्तक में भी ये इसी प्रकार से वर्णित है। एरोमेटिक में भी अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेंजोनाइट यौगिक या इनको एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कहते हैं, जिसमें होमो का मतलब क्या होता है, एक समान। तो बेंजोनाइट यौगिक होते हैं या इनको हम एरोमेटिक समचक्रीय यौगिक कहते हैं, जो इस प्रकार से 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ ये फिनॉल के उदाहरण द्वारा बताया गया। अब इन एरोमेटिक यौगिकों में दूसरा प्रकार होता है नॉन बेंजोइट यौगिक। ये फिर से होते तो कैसे हैं, एरोमेटिक समचक्रीय कंपाउंड ही होते हैं, यौगिक ही होते हैं, परंतु इसमें एक साथ दो या दो से अधिक चक्र जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। अब हम विषम चक्रीय यौगिकों की बात करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ आप देख रहे हैं जो ये बेंजोइट कंपाउंड है, इसमें ये बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है। जो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड या देख रहे हैं यौगिक हम, इसमें एक कार्बन परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा तत्व का परमाणु जब उसको रिप्लेस करके आ जाता है तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दूसरे होते हैं एसाइक्लिक मतलब विषम चक्रीय, जिसमें कि दो से लेकर 5 तक के कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इनका विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। पहले एक बार और जानते हैं, कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या है। इनका विधिवत वर्गीकरण किया गया है जो निम्नानुसार है। पहले यौगिकों की संरचना के आधार पर, दूसरा यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर। अब हम पहले जानेंगे कि यौगिकों की संरचना के आधार पर हम कितने भागों में इनको बांटते हैं। जैसा कि अभी अपन ने चार्ट में देखा था कि इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कार्बन श्रृंखलन में का गुण होता है, कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनकी संरचना दो प्रकार की होती है, एक विवृत, दूसरी समवृत। विवृत मतलब जिसमें कि वृत्त या चक्र नहीं होता है, और सवृत मतलब जो चक्रीय श्रृंखला जिसमें बनती है। एक एक के बारे में हम जानते हैं बच्चों, और आप इनको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करते चलिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में ये सब जितने भी जिनके बारे में भी हम यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं वो उसमें दिए हैं, तो उनमें इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अब विवृत श्रृंखला के बारे में, या इनको हम ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये सीधी या शाखा युक्त हो सकती है। ऐसे यौगिकों को हम एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एलिफोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वसा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत संतृप्त, असंतृप्त और उनके व्युत्पन्न आते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस विवृत श्रृंखला में किस प्रकार के यौगिक आते हैं। देखिए, पहले आप देख रहे हैं नॉर्मल प्रोपेन, मतलब इसमें एक लंबी श्रृंखला बनी है जिसमें कि कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध है, यह है ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। इसको 1 ब्यूटीन इसलिए कहा है जो कि वैसे तो हम नामकरण में अगले
इसमें पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से इनका नामकरण होता है। पर यहाँ क्योंकि पहले और दूसरे 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है या द्विबंध है, इसलिए इसको 1-ब्यूटीन कहा है। अगला देखिए, ये है ब्यूटेनॉल, मतलब इसमें एक अन्य व्युत्पन्न जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, ब्यूटेनॉल। और ये है प्रोपेइक अम्ल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये सारे जो है इसमें जुड़े रहते हैं। यहाँ CH3CH2COOH होता है प्रोपेइक अम्ल। ठीक है, अब अगला देखते हैं सवृंत श्रृंखला। सवृंत श्रृंखला मतलब क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। ये एक या अधिक वलय यौगिक हैं। इन चक्रीय यौगिकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। पहला, कार्बन चक्रीय या समचक्रीय यौगिक। हमने चार्ट में देखा था कि समचक्रीय यौगिक होते हैं। जब चक्र के सभी परमाणु कार्बन परमाणु हो तो उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। इनके प्रकार निम्न हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरे एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं। ऐसे यौगिक 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त चक्र के होते हैं। इनके गुण एलिफेटिक यौगिकों से मिलते जुलते होते हैं, मतलब जो हमने विवृत वाले यौगिक पढ़े थे उनसे मिलते जुलते इनके गुण होते हैं। इनके आकार इस प्रकार से होते हैं, जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से इनके जो गुण हैं वो जो हमारे विवृत यौगिक हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं, कुछ में भिन्नता होती है। अब हम दूसरे प्रकार के जो यौगिक थे एरोमेटिक यौगिक, उनके बारे में जानते हैं। ये एक विशेष प्रकार के चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनके नाम एरोमेटिक की व्युत्पत्ति ग्रीन भाषा के शब्द अरोमा से हुई है, जिसका अर्थ है विशिष्ट सुगंध। तो जितने भी हमारे एरोमेटिक यौगिक थे उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। ये यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। एक होते हैं बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। इनमें एक या अधिक विलगित बेंजीन वलय होती है व इनके क्रियात्मक व्युत्पन्न बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये बेंजीन है, इसमें एक ही चक्र है। नेफ्थलीन, इसमें 2 चक्र हैं। आप सब इससे परिचित भी हैं। अपने घरों में जो आपने देखा होगा गोलियों के रूप में एक आती है, जिनको कि हम साधारण भाषा में फिनॉल की गोली भी कभी कभी कह देते हैं, अपभ्रंश के रूप में, वो नेफ्थलीन होता है। तो उसमें एक विशेष गंध होती है। फिर ये तीसरे प्रकार 3 जुड़े हुए हैं। ये है एंथ्रासिन, ये है फिनॉल, इसका उपयोग भी आपने देखा होगा हम घरों में करते हैं। और ये है एनिल। यहाँ इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है और इसमें NH2 जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये बेंजोनाइट एरोमेटिक यौगिक हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार के, जिसमें आते हैं अबेंजीनाइट एरोमेटिक यौगिक, नॉन बेंजीनाइट एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें बेंजीन वलय नहीं होती है, परंतु उच्च असंतृप्त वलय पाई जाती है। इनके कुछ लक्षण एरोमेटिक होते हैं। इसमें जैसे ये एक उदाहरण है ट्रोपोलोन का। इस ट्रोपोलोन का नाम पाठ्यपुस्तक में है। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त ट्रोपोन्स जो है, इसमें कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये ट्रोपोन है, ये एरोमेटिक है, साइक्लोप्रोपेन है और ये कुछ एरोमेटिक गुणों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है साइक्लोपेंटाडाइनोन, ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक मतलब नॉन बेंजोइड है। ये इसमें देखिए 5 कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से जुड़े हैं। तो इनके कुछ ही लक्षण जो है वो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनके लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक, जिनको कि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। जब यौगिक की वलय में कार्बन परमाणुओं के अलावा कम से कम एक अन्य परमाणु भी वलय का निर्माण करता है तो उन्हें हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ये यौगिक
एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ देखिए जितने भी हैं इनमें एक कार्बन परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आया हुआ है, इसलिए इनको हम विषम चक्रीय कहते हैं। यहाँ भी वही जो पिछले अपन ने देखा था, ये सब विषम चक्रीय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं। अब यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। बच्चों, जब क्या होता है कि इन हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी अन्य परमाणु या उन परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो इस प्रकार के क्रियात्मक समूह जो है वो कहलाते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं। तो अब हम जानते हैं ये किस प्रकार से होता है। सभी हाइड्रोकार्बन को कार्बनिक यौगिकों का जनक मानते हैं। हाइड्रोकार्बन से किसी एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह विस्थापित कर यौगिक बनाता है, जिसके गुण संस्थापित समूह एक लक्षणों पर निर्भर होते हैं। मतलब उसके जो गुण हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं यौगिक के, और वो किस पर निर्भर हो जाते हैं कि जो संस्थापित समूह से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर अब उसके गुण प्रदर्शित होने लगते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। किसी यौगिक का वह परमाणुओं का समूह जो यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब जो ये क्रियात्मक समूह है, इनको हम क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। क्योंकि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या उस यौगिक के जो गुण होते हैं वो सब इन्हीं पर निर्भर करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मूलक जिसके ऊपर उस यौगिक के मुख्य गुण निर्भर करते हैं, अभिक्रियाशील मूलक, जिनको कि हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल दो मूलकों इथाइल C2H5 एवं हाइड्रोक्सिल OH से मिलकर बना है, परंतु इसके मुख्य गुण हाइड्रोक्सिल मूलकों पर निर्भर करते हैं। अतः OH या हाइड्रोक्सिल मूलक इथाइल अल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब किसी कार्बनिक यौगिक से उसमें उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर आता है, तो जो नया यौगिक बनता है वो नया यौगिक अपने विशेष गुणों को प्रदर्शित करता है जो इस अभिक्रियाशील मूलक के गुणों पर आधारित होते हैं। अब हम कुछ कार्बनिक यौगिक और उनके अभिक्रियाशील मूलक के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे अभिक्रियाशील समूह आपको इस सारणी में दिखाई दे रहे हैं। जैसे अल्कोहल के लिए OH है, एल्डिहाइड के लिए CHO है, एस्टर COOR है, अमीन NH2, नाइट्रो के लिए NO2, एल्काइल के लिए R, साइनो के लिए CN, फिनाइल C6H5, एसिटाइल COCH3, बेंजोइल COC6H5, ऑक्साइन NOH, मरकेप्टेन SH। ये नाम आपको सुना हुआ भी लग रहा होगा, आपने भी सुना होगा कि जो हमारी गैस होती है ईंधन वाली, उसमें मरकेप्टेन मिलाया जाता है, तो उसमें अभिक्रियाशील समूह SH होता है। इसके बाद देखते हैं ईथर, इसका O होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक समूह एनहाइड्रस, हाइड्राइड, एमाइड्स, क्लोरो। अब इसमें क्लोरो के साथ ब्रोमो, आयोडो या फ्लोरो भी होते हैं, क्योंकि ये पूरा एक हैलोजन समूह होता है। आइसोसाइनेट, विनाइल, एनिलाइड, बेंजोइल का ये है और हाइड्राजोन का ये। तो इस प्रकार से ये सभी वो क्रियाशील समूह हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाते हैं, जिससे कि उस कार्बनिक यौगिक के गुणों में परिवर्तन हो जाता है और वो
गुण इन अभिक्रियाशील समूह पर आधारित होते हैं। इसके बाद अगला है हमारा सजातीय श्रेणी। क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिकों की बहुत बड़ी संख्या है और उस संख्या में अधिकतर जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो एक दूसरे से मिले हुए, उनके गुण जो है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, अपनी एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। अब सजातीय श्रेणी क्या होती है उसको हम जानते हैं, जो इसी पर आधारित है। यौगिकों की ऐसी श्रेणी जो सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्राचल या पैरामीटर होता है। उदाहरण देखते हैं एल्केन का। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जिनमें की एकल बंध प्रत्येक परमाणुओं के बीच में पाया जाता है। ये एक सजातीय श्रेणी है। अब इस सजातीय श्रेणी में कार्बन के परमाणुओं की संख्या एक से लेकर के किसी भी संख्या तक हो सकती है। संख्याओं की कोई उसमें गिनती नहीं होती है, कहीं तक भी वो हो सकती है। इस श्रेणी में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन आदि यौगिक आते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या, जो कुछ भी हो सकती है। यहाँ हम कार्बन परमाणु की जितनी संख्या रखेंगे उसके आधार पर हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं और वही उसका सूत्र, उस अणु का सूत्र हो जाता है। जैसे कि आप में देख रहे हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। तो अभी आगे हम यही पढ़ेंगे कि इनमें मीथेन ही क्यों कहते हैं, ईथेन किसे कहते हैं और प्रोपेन। तो वो ईथेन, मी, एथ, प्रोप किस पे निर्भर करता है? ये जो कार्बन परमाणु है इनकी संख्याओं पर निर्भर करता है और इन्हीं के नाम से इन कार्बनिक यौगिकों को नाम दिया होता है। तो ये जो हमने सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र पढ़ा, ये किसके लिए था? जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उनके लिए था, जिसको कि सामान्यतः हम क्या कहते हैं? एल्केन। आइए अब हम एक सारणी के द्वारा और जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे बाकी के हैं उनका क्या है। देखिए ये सजातीय श्रेणी है, स्ट्रेट लाइन वाले में इस प्रकार से होता है और यदि हमारा एल्काइल समूह है तो उसमें +1 आ जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है। फिर एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन्स में डबल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो माइनस साइन आके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को वहां से हटा दिया जाता है। तो इनका जो प्रकार्यात्मक समूह जो है वो इस प्रकार से बन जाता है। तो इस सारणी में हमने जितने भी अभी जो अभिलक्षणिक समूह या मूलक पढ़े थे उनके द्वारा इनके इस प्रकार से सामान्य सूत्र जो है वो सभी कार्बनिक यौगिकों के बन जाते हैं और ये अपनी पूरी लंबी सजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी विशेषताएं और जान लेते हैं। सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं हैं, किसी एक सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। मतलब जहां भी देखेंगे हम तो हमें सदैव अंतर जो है वो CH2 का ही मिलेगा। दूसरा, किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। तीसरा, सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियां होती हैं। मतलब उनको हम चाहे वो 2 कार्बन परमाणु वाला हो, चाहे वो उससे अधिक कार्बन परमाणु वाला हो, उनकी सामान्य विधियों द्वारा उनको हम प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। मतलब या तो वो बढ़ते हुए क्रम में होगा या घटते हुए क्रम में होगा। किसी एक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित अभिक्रियात्मक समूह होता है, अतः सदस्यों के रासायनिक गुणों में समानता होती है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।